गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट CS 303 की सेकेंड यूनिट का टॉपिक जो है फाइल टाइप्स इन यूनिक्स फाइल सिस्टम। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि यूनिक्स फाइल सिस्टम जो है वो कैसा होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, फ़ाइल पे क्या क्या परमिशंस होती हैं, उन फाइल की परमिशंस को हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं यूनिक्स फाइल सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली यूनिक्स के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप की फ़ाइल्स हैं वो 6 तरह से कैटेगराइज की गई हैं। कुछ फाइल्स ऑर्डिनरी फाइल्स होते हैं, कुछ डायरेक्टरी फाइल्स होती हैं, कुछ स्पेशल फाइल्स होती हैं, कुछ पाइप्स होते हैं, कुछ सॉकेट्स होती हैं और कुछ सिंबॉलिक लिंक्स होते हैं। अब हम वन बाय वन इन क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ ऑर्डिनरी फाइल्स की होती हैं, क्या डायरेक्टरीज़ की होती हैं और क्या बाकी की जो फाइल्स हैं डिफरेंट जो क्लासिफाइड की गई हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो फाइल है वो किस टाइप की है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी फाइल्स से। ऑर्डिनरी फाइल जो होती है किसी भी सिस्टम के अंदर वो फाइल होती है जिसमें हमारा डेटा या टेक्स्ट या फिर कोई प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई टेक्स्ट फाइल क्रिएट की है तो वो आपकी एक ऑर्डिनरी फ़ाइल कहलाएगी। इसी तरह से आपने कोई इमेज की फ़ाइल क्रिएट की है तो वो आपकी ऑर्डिनरी फ़ाइल कहलाएगी। तो कोई भी ऐसी फ़ाइल जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर है टेक्स्ट की फॉर्म में या फिर इमेज की फॉर्म में, वो फाइल्स जिस पे आप यूजुअली काम करते हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, रीड राइट के लिए यूज़ करते हो या प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हो, मतलब कोई भी ऑपरेशन या कोई भी वर्क आपको करना है तो इस टाइप की फ़ाइल्स के साथ करते हो, वो कहलाती हैं आपकी ऑर्डिनरी फ़ाइल्स। बेसिकली ऑर्डिनरी फाइल्स आप कहाँ पे स्टोर करते हो? जब भी आप किसी फ़ाइल को स्टोर करते हो तो वो किसी न किसी डायरेक्टरी फ़ाइल के अंदर स्टोर करते हो। ठीक है, मतलब कि अगर हमारी फ़ाइल कहीं पे भी प्रेजेंट है तो वो कहाँ पे होगी? किसी न किसी डायरेक्टरी के अंदर होगी। ठीक है, कोई भी ऑर्डिनरी फ़ाइल जो है वो किसी दूसरी फ़ाइल को कंटेन नहीं करेगा। जैसा कि हमने फर्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर था फाइल सिस्टम का, उसमें भी डिस्कस किया था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो हमारी फ़ाइल होती है, तो ये किसी दूसरी फ़ाइल को कंटेन करके नहीं रखता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर फ़ाइल जो है वो ऑर्डिनरी फ़ाइल है? तो जैसा कि हमने पहले भी फ़ाइल परमिशन में भी इस ऑप्शन को यूज़ किया था और फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एलएस के साथ जब हम एल ऑप्शन यूज़ करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट फील्ड है वो हमें फ़ाइल की परमिशन को बताता है, राइट। उस फाइल परमिशन के अंदर भी जो फर्स्ट हमारा कैरेक्टर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो किसी फ़ाइल के लिए है या डायरेक्टरी के लिए या किस टाइप की फ़ाइल के लिए। तो अगर फर्स्ट कैरेक्टर हमारा डैश है तो इसका मतलब वो एक ऑर्डिनरी फ़ाइल है। ठीक है, मतलब वो एक ऐसी फ़ाइल है जिसके अंदर कोई दूसरी फ़ाइल नहीं है और जिस पे यूज़र जो है वो वर्क करेगा या उसको यूजुअली यूज़ करेगा किसी भी काम के लिए। ओके, तो ये होती है हमारी ऑर्डिनरी फ़ाइल्स की, जो भी आपकी बेसिकली टेक्स्ट फाइल हो गई, इमेज फाइल हो गई, जिनको आप क्रिएट करते हो या जिन पे आप काम करते हो, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, कोई भी आपका डेटा स्टोर रहता है, वो आपकी ऑर्डिनरी फाइल्स होती हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टरीज़। डायरेक्टरी जो फाइल्स होती हैं वो बेसिकली स्पेशल और ऑर्डिनरी दोनों तरह की फ़ाइल्स को स्टोर करती है। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं फ़ोल्डर के अंदर क्या होता है, हमारी फ़ाइल्स भी होती हैं और दूसरा कोई फ़ोल्डर भी हो सकता है, राइट। तो इसी तरह से फ़ोल्डर जब बेसिकली हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तब हम फ़ोल्डर वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह से जब हम यूनिक्स पे वर्क करते हैं तो हम बेसिकली डायरेक्टरी वर्ड यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टरी जो होगा वो क्या करता है, स्पेशल फाइल्स को भी स्टोर करता है और ऑर्डिनरी फाइल्स को भी स्टोर कर सकता है और इसके अंदर कोई दूसरी सब डायरेक्टरी भी स्टोर हो सकती है। अब बेसिकली ये इंफॉर्मेशन क्या स्टोर करता है? डायरेक्टरी जो फाइल होती है वो क्या करती है कि किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं और सब डायरेक्टरीज़ हैं उन सब के बारे में एक एंट्री रहेगी। ठीक है, मतलब
कि अगर आपने कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर रखी है तो उस डायरेक्टरी में बेसिकली जो डायरेक्टरी फ़ाइल होगी वो क्या कंटेन करके रखेगी कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स हैं और सब डायरेक्टरीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब हर एक फ़ाइल के लिए और हर सब डायरेक्टरी के लिए एक पर्टिकुलर एंट्री होगी और उस एंट्री के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, पहला कंपोनेंट है फाइल का नेम और दूसरा कंपोनेंट है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर द फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे मान लो आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट की, उसमें आपकी 4 फाइलें हैं और एक सब डायरेक्टरी है। ओके, तो बेसिकली 5 फाइलें हो गई कंप्लीट। तो आपकी उस डायरेक्टरी फाइल के लिए कितनी एंट्रीज़ होंगी? 5 एंट्रीज़ होंगी। ठीक है, हर फाइल के लिए एक एंट्री, और उस एंट्री के अंदर बेसिकली 2 इंफॉर्मेशन रहेंगी। एक तो फाइल का नेम क्या है और उस फाइल का आइनोड नंबर क्या है। आइनोड नंबर से बेसिकली आप क्या करते हो, किसी भी फाइल को एक्सेस करते हो। आइनोड आपका एक कंप्लीट टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन डिटेल समझेंगे कि आइनोड होता क्या है। ठीक है, आइनोड मैं यहाँ पे एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि आइनोड एक नंबर होता है जो हर एक फ़ाइल के साथ एसोशिएट रहता है। जब भी हम किसी फ़ाइल को एक्सेस करते हैं तो वो बेसिकली उस आइनोड नंबर के थ्रू एक्सेस करते हैं। ओके, तो इसको हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो डायरेक्टरी फ़ाइल होंगी उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी फ़ाइल्स के बारे में और सब डायरेक्टरीज़ के बारे में, और हर एंट्री के लिए या हर फाइल के लिए 2 एंट्री होंगी। एक तो फाइल का नाम होगा और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ठीक है, अब बेसिकली डायरेक्टरीज़ क्या है, ग्रुप करती हैं किसको, फाइल्स को। मतलब एक साथ अगर एक फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स रखी हुई हैं तो इसका मतलब क्या है, वो ग्रुप है एक फ़ाइल्स का। ठीक है, अब डायरेक्टरी के अंदर जैसा कि हमने अभी समझा कि ऑर्डिनरी फाइल्स भी हो सकती हैं, स्पेशल फाइल भी हो सकती हैं और दूसरी डायरेक्टरीज़ भी स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, अब डायरेक्टरीज़ जो हैं वो कभी भी रियल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके नहीं रखती हैं। वो बेसिक मतलब कोई भी टेक्स्ट या कोई भी डेटा वो डायरेक्टली स्टोर करके नहीं रखेगी। वो किस तरह से स्टोर करेगी, फाइल की फॉर्म में स्टोर करेगी या सब डायरेक्टरी की फॉर्म में स्टोर करेगी। ठीक है, जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सारी जो रूट डायरेक्टरी होती हैं उनके डिसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि उनके चाइल्ड नोड्स होंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो था हमारी इस यूनिट का, उसमें भी डिस्कस किया था कि रूट डायरेक्टरी जो होता है वो टॉप ऑफ द ट्री होता है। अब किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन को देख के हम कैसे पता करेंगे कि ये एक डायरेक्टरी है, तो जैसा हमने LSL के साथ LSL ऑप्शन जब यूज़ करते हैं तो जो भी हमारा फर्स्ट फील्ड होता है जिसमें हमें परमिशन शो होती है, उस परमिशन में बेसिकली क्या होते हैं, 10 कैरेक्टर्स होते हैं। 3 कैरेक्टर तो आपके ग्रुप की परमिशन, ओनर की परमिशन और अदर्स की परमिशन के लिए होते हैं, और जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उन 10 कैरेक्टर्स के अंदर वो हमें बताता है कि किस टाइप की फ़ाइल है। तो अगर वो फर्स्ट कैरेक्टर D है तो इसका मतलब वो एक डायरेक्टरी फ़ाइल है। ठीक है, इसको हमने एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी देखा था, जो हमने फ़ाइल परमिशंस को डिस्कस किया था। तो उसमें हमने देखा था कि कुछ फाइल्स का जो फर्स्ट कैरेक्टर था वो D था, तो वो ये बता रहा था, वो एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो D सिंबल कि ये एक पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो किसी डायरेक्टरी के बारे में है। ओके, नेक्स्ट है हमारी स्पेशल फाइल्स। अब स्पेशल फाइल्स जो होती हैं वो डिवाइस फाइल भी हम उनको कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या करती हैं कि जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस फाइल्स होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं। ठीक है, जितनी भी IO डिवाइसेस होंगी, IO डिवाइस का मतलब होता है जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई भी हमने सिस्टम से अपने से फॉर एग्ज़ाम्पल माउस कनेक्ट कर रखा है, कीबोर्ड कनेक्ट कर रखा है, प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, हार्ड डिस्क कनेक्ट रखी है, तो ये सारी क्या है, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। कुछ इनमें से इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ इनमें से आउटपुट डिवाइसेस हैं, राइट। तो हर एक डिवाइस के लिए एक स्पेशल फ़ाइल होती है। अब यूनिक्स सिस्टम में क्या होता है कि ये जो स्पेशल फाइल्स होती हैं वो बेसिकली 2 तरह के हो सकती हैं। ठीक है, 2 फ्लेवर्स का मतलब है कि 2 डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, या तो वो कैरेक्टर स्पेशल फ़ाइल होगी या वो ब्लॉक स्पेशल फ़ाइल होगी। अब वन बाय वन समझते हैं कि कैरेक्टर स्पेशल फ़ाइल का मतलब क्या है और ब्लॉक स्पेशल फ़ाइल का मतलब क्या है। तो जब भी कोई IO डिवाइस
क्या करती है, डेटा ट्रांसफ़र करती है 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, मतलब कि आपकी कोई आईओ डिवाइस है और वो आईओ डिवाइस जो है वो एट ए टाइम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर रही है, तो इसका मतलब है वो कैरेक्टर स्पेशल फाइल है। ठीक है, इस टाइप के एक्सेस को हम रॉ डिवाइस एक्सेस भी बोल सकते हैं, और उसको हम बोलेंगे कि ये जो आईओ डिवाइस है वो हमारी कैरेक्टर स्पेशल फाइल है। ओके, उसी तरह से अगर हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है ब्लॉक्स की फॉर्म में, मतलब कुछ फिक्स साइज़ के ब्लॉक्स होंगे, जैसे 100 KB हो गया, 500 KB हो गया, 1 MB हो गया, कितना भी साइज़ हो सकता है, लेकिन डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा ब्लॉक्स की फॉर्म में कि इतने ब्लॉक्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे ब्लॉक स्पेशल फाइल। और इस टाइप का जो एक्सेस होता है वो कहलाता है ब्लॉक डिवाइस एक्सेस। ठीक है, अगर हम टर्मिनल डिवाइसेस की बात करें, ठीक है, टर्मिनल डिवाइस जो भी हम एक्सटर्नल डिवाइसेस हमारी उससे कनेक्ट कर सकते हैं, उनको मान सकते हैं, वो क्या करती हैं, वो कैरेक्टर स्पेशल टाइप की फाइल्स होती हैं, क्योंकि वो एट ए टाइम एक कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करती हैं। उसी तरह से जो डिस्क डिवाइसेस होती हैं, डिस्क डिवाइस मतलब हार्ड डिस्क मान लो, या फिर जो भी डेटा को स्टोर करके रखती हैं लार्ज, इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं कि जब भी रीड और राइट करती हैं, मतलब किसी इन्फॉर्मेशन को रीड करती हैं या किसी इन्फॉर्मेशन को राइट करती हैं, तो वो पूरा का पूरा ब्लॉक्स की फॉर्म में करती हैं। ओके, ठीक है, तो वो हमारी जो डिस्क डिवाइसेस होती हैं वो हमारी ब्लॉक स्पेशल फाइल्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें देखना है कि कोई फ़ाइल जो है वो हमारी स्पेशल फ़ाइल है, अब वो कैरेक्टर स्पेशल फ़ाइल है या डिवाइस स्पेशल फ़ाइल है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो अगर LSL ऑप्शन के साथ कैरेक्टर C अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर स्पेशल फ़ाइल है, और L के साथ अगर B ऑप्शन यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब वो ब्लॉक स्पेशल फ़ाइल है। ओके, अब स्पेशल फाइल्स क्या होती हैं, जो किसी आईओ डिवाइस की फ़ाइल्स होती हैं वो हमारी स्पेशल फाइल्स होती हैं। वो या तो कैरेक्टर स्पेशल फ़ाइल होंगी या ब्लॉक स्पेशल फ़ाइल होंगी। कैरेक्टर स्पेशल फ़ाइल का मतलब है कि एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है, और ब्लॉक स्पेशल फ़ाइल का मतलब होता है एट ए टाइम 1 ब्लॉक ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, कैरेक्टर C जो है वो इंडिकेट करेगा कि कैरेक्टर स्पेशल फाइल है, और कैरेक्टर B जो है वो इंडिकेट करेगा कि ब्लॉक स्पेशल फाइल है। नेक्स्ट है पाइप्स। यूनिक्स में बेसिकली क्या होता है कि यूजिंग पाइप आप क्या कर सकते हो, कमांड्स को लिंक कर सकते हो। लिंक करने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास 2 कमांड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है वो और WC के साथ L। ठीक है, अब वो कमांड जो है वो क्या करती है, ये बताती है कि यूज़र कौन है लॉगिन। ठीक है, वो कमांड से हमें क्या पता चलेगा, लॉगिन जो यूज़र है वो कौन है। और WC जो है उसकी फुल फॉर्म है वर्ड काउंट, मतलब वो क्या करती है, काउंट करती है कि वर्ड्स कितने हैं। अगर आपने कोई फ़ाइल एज ए इनपुट दी है तो ये कमांड बताएगा कि उस फाइल के अंदर कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, कितना साइज़ का है वो, कितनी नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं, ये हमें पता चलेगी, राइट। तो पाइप्स बेसिकली क्या करती हैं कि 2 डिफरेंट कमांड्स थी, एक हमारी वो थी और एक WC। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल है। अब इसी तरह से पाइप्स बेसिकली क्या करेंगी, 2 कमांड्स को लिंक करेंगी। लिंक किस तरह से करेंगी कि जो आपकी फर्स्ट कमांड है उसका आउटपुट एज ए इनपुट हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंड कमांड के अंदर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको 2 कमांड्स रन करनी है, अब एक कमांड का जो आउटपुट है वो आपको सेकंड कमांड में एज ए इनपुट देना है, तो आप क्या करो, उन दोनों कमांड्स को पाइप के थ्रू लिंक कर दो। अब ये जो सिंबल आपको वर्टिकल बार दिख रहा है ये सिंबल होता है पाइप का, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन 2 कमांड्स को लिंक किया है थ्रू पाइप। ठीक है, तो अब बेसिकली पाइप फाइल्स क्या हैं, तो पाइप जो है वो एक टेम्परेरी फाइल की तरह एक्ट करता है। मतलब कि आपकी फर्स्ट जो कमांड है उसका आउटपुट आया, ठीक है, तो वो आपका आउटपुट जो है वो टेम्पररी कहीं पे स्टोर हो रहा है, टेम्पररी किसी फाइल के अंदर स्टोर हो रहा है, जब तक कि उसको एज ए इनपुट नहीं दे दिया जाता सेकंड कमांड को। ठीक है,
तब तक ये हमारा डेटा, इसका जो आउटपुट है वो स्टोर रहेगा, क्योंकि फाइनल आउटपुट तो हमारा क्या आएगा, जो इसका आउटपुट हमने इसको एज ए इनपुट दिया और फिर इसका जो आउटपुट आया वो हमें एज ए फाइनल आउटपुट दिखेगा, राइट। लेकिन फर्स्ट कमांड का जो आउटपुट आया था वो क्या होता है, हमारा टेम्प्रेरी फाइल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और वो टेम्प्रेरी फाइल उसको तब तक उस डेटा को होल्ड करके रखती है जब तक कि सेकंड कमांड जो है वो उसको एज ए इनपुट एक्सेस नहीं कर लेती, ठीक है, या फिर एज ए इनपुट हम उसको नहीं दे देते तब तक। तो यहाँ पे क्या होगा, वो कमांड जो है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी, यूज़र का नेम एज ए इनपुट जाएगा वर्ड काउंट पे। तो वर्ड काउंट क्या करेगा, यूज़र नेम में कितने वर्ड्स हैं उसको काउंट करेगा और एज ए हमें आउटपुट शो करेगा, ठीक है। तो यूनिक्स में पाइप जो है वो एक टेम्प्रेरी फाइल की तरह वर्क करती है जो एग्जिस्ट करती है टू होल्ड डेटा फ्रॉम वन कमांड अंटिल इट इज़ रीड बाय अनदर, कि वो डेटा को तब तक होल्ड करेगी जब तक कि दूसरी कमांड उसको रीड नहीं कर लेती। ये वन वे फ्लो है डेटा का, वर्टिकल बार के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर फाइल जो है वो टेम्प्रेरी फाइल है, तो अगर किसी फाइल के आगे सिंबल P है, जो फर्स्ट करेक्टर है वो अगर सिंबल P है तो इसका मतलब वो एक टेम्प्रेरी फाइल है, वो एक पाइप फाइल है, मतलब कि वो किसी कमांड का आउटपुट जो है वो टेम्पररी स्टोर किया हुआ है उसके अंदर, जो एज ए इनपुट जाना है किसी दूसरी फाइल में, ओके। अब नेक्स्ट है सॉकेट। सॉकेट बेसिकली क्या होता है कि ऐसी फाइल्स होती हैं जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को अलाउ करती हैं, ठीक है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब भी आपकी दो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करती हैं, जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करती हैं तो उसको इन बिटवीन कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका सब्जेक्ट, उसके अंदर आप इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आई थिंक आपका एक कंप्लीट चैप्टर है जिस उसको इन डिटेल आप डिस्कस करोगे और स्टडी करोगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया लेंगे। तो प्रोसेसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। ये एक क्लाइंट सर्वर फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है। जैसे हमें पता है कि क्लाइंट है और एक सर्वर है, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, तो इसी तरह से दो प्रोसेसेस हैं और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाएगा, राइट। तो सॉकेट फाइल्स जो होती हैं वो स्पेशल फाइल होती हैं जिनकी वजह से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अगर किसी भी फाइल में सिंबल एस यूज़ हुआ है एज अ फर्स्ट करेक्टर, तो इसका मतलब वो एक सॉकेट फाइल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिंबॉलिक लिंक फाइल। कौन सी होती है सिंबॉलिक लिंक? जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक तरह से लिंक बोल सकते हैं जो किसी दूसरी फाइल को रेफ़र करता है फाइल सिस्टम के अंदर, ठीक है। मतलब आपका फाइल सिस्टम है, उस फाइल सिस्टम के अंदर किसी फाइल को रेफरेंस जो हम कर रहे हैं वो किसी लिंक के थ्रू कर रहे हैं, तो उसको हम सिंबॉलिक लिंक बोल सकते हैं, ठीक है। इसको सॉफ्ट लिंक के नाम से भी जाना जाता है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप विंडोज़ में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपने किसी फ़ाइल को क्या किया, डाउनलोड किया, राइट। अब जब आप उस फाइल को डाउनलोड करते हैं तो आप कंट्रोल जे करके एक शॉर्ट की है, उससे देख सकते हैं कि क्या क्या डाउनलोड फाइल्स हैं, राइट। तो डाउनलोड फाइल्स में जो भी आपने फाइल्स डाउनलोड की होगी वो आपको वहाँ शो हो रही होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ाइल डाउनलोड की, वो आपको वहाँ पे शो हो रही है और वो फाइल जो है वो स्टोर हुई है आपके डिफ़ॉल्ट फोल्डर डाउनलोड्स के अंदर, राइट। अब वहाँ पे जो डाउनलोड्स का फ़ोल्डर है आपके ब्राउज़र के अंदर, जो डाउनलोड्स की डिटेल है, वहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा कि ओपन फाइल या फिर ओपन फाइल लोकेशन, ठीक है। तो उसको आप एक लिंक मान सकते हो कि आप वहाँ पे भी अगर ओपन फाइल पे क्लिक करोगे तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, जबकि आपकी फ़ाइल एक्चुअल में कहाँ पे स्टोर है, डाउनलोड फोल्डर के अंदर स्टोर है, राइट। और अगर आपको अदरवाइज़ नॉर्मली जब आप किसी फ़ाइल को एक्सेस करते हो तो क्या करते हो, आप डबल क्लिक करके उसको ओपन करते हो, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है किसी फ़ाइल को और उसका जो लिंक है वो आपको शो हो रहा है डाउनलोड्स, जो ब्राउज़र का डाउनलोड्स है उसके अंदर।
तो उसको आप एज ए मतलब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप वहाँ पे जब क्लिक करोगे तो जो डाउनलोड्स फोल्डर में आपकी फ़ाइल डाउनलोड हुई होगी वो आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसको आप सिंबॉलिक लिंक के फॉर्म में समझ सकते हो। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल रही हूँ मैं कि फ़ाइल सिस्टम में किसी फ़ाइल के लिए रेफरेंस क्रिएट करना सिंबॉलिक लिंक कहलाता है, ठीक है। उसको आप सॉफ्ट लिंक भी कहते हो। अब बेसिकली सिंबॉलिक लिंक में होता क्या है, इसमें क्या होता है, पाथ होता है उस फाइल का जो जिस फाइल को ये रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आपने लिंक पे क्लिक किया, जब आपने अपने ब्राउज़र के डाउनलोड्स के अंदर जो आपको शो हो रहा है कि ये फ़ाइल डाउनलोड हुई है, वहाँ पे भी आपने सिर्फ क्लिक किया, लेकिन ओपन हुई है फ़ाइल। और वो फ़ाइल जो ओपन हुई है वो हुई कहाँ से है, वो डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर से ही हुई है, ठीक है। तो एक अब जो सिंबॉलिक लिंक होता है वो बेसिकली क्या होता है, पाथ होता है कि जिस फाइल को आप रेफ़र कर रहे हो उस फाइल का पाथ क्या है, ठीक है। अब अगर आपने उस सॉफ्ट लिंक को या सिंबॉलिक लिंक को डिलीट भी कर दिया तो डेटा आपका अभी भी आपका डेटा जो है वो डिलीट नहीं होगा। जैसे आप अगर ब्राउज़र में आपको शो हो रहा है कि कौन कौन सी फाइल्स आपने डाउनलोड की हैं, अगर उस हिस्ट्री को आप डिलीट कर दो तो ऐसा थोड़ी कि आपकी एक्चुअल फ़ाइल जो डाउनलोड्स में एक्चुअल में डाउनलोड हुई है वो डिलीट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो एक्चुअल फ़ाइल डाउनलोड हुई है आपके डाउनलोड्स फोल्डर में, उसको आप वहाँ से हटा देते हो, रिमूव कर देते हो या किसी दूसरी प्लेस पे मूव कर देते हो, और फिर आप अपने ब्राउज़र में आके और उस फाइल को ओपन करना चाहो तो वो नहीं होगी। वो जो लिंक होगा वो आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। वो आपको डिसेबल्ड दिखाएगा, मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि आप उस पर क्लिक कर सको या उसको ओपन कर सको, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल आपको सिर्फ एक कंसेप्ट समझाने के लिए दिया है कि इसी तरह से फाइल सिस्टम के अंदर फाइल जब किसी फाइल को आप रेफरेंस कर रहे हो सिंबॉलिक लिंक के थ्रू, तो उस लिंक में क्या होगा, उस फाइल का पाथ होगा, और उस सिंबॉलिक लिंक से आप उस फाइल को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उस सिंबॉलिक लिंक को डिलीट किया है तो इसका उस फाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फाइल को आपने मूव कर दिया है तो सिंबॉलिक लिंक वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि उस सिंबॉलिक लिंक में बेसिकली क्या है, पाथ है आपका, उस फाइल का जो पाथ है वो है। अब वो पाथ तो आपने चेंज कर दिया तो वो सिंबॉलिक लिंक वर्क कैसे करेगा, ठीक है। तो अगर आपने फ़ाइल को मूव कर दिया है किसी डिफरेंट लोकेशन पे या आपने डिलीट कर दिया है तो सिंबॉलिक फ़ाइल जो है वो फंक्शन नहीं करेगी प्रॉपरली। अगर हमें देखना है कि कोई फ़ाइल जो है वो सिंबॉलिक लिंक फ़ाइल है, तो जो ऑप्शन एल है उसके अंदर हमें स्मॉल एल सिंबल अगर प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब वो एक सिंबॉलिक लिंक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप की फ़ाइल्स थी जो बेसिकली यूनिक्स फाइल सिस्टम के अंदर यूज़ होती हैं, 6 डिफरेंट फाइल्स की, और उनके क्या मीनिंग है और किस तरह से हमें पता चलता है कि कौन सी फ़ाइल किस टाइप की है, क्या स्टोर करके रखती है, और कैसे हमें पता चलेगा कि ये कौन सी फ़ाइल है, मतलब क्या उनके सिंबल्स हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आइनोड्स क्या होते हैं यूनिक्स फाइल सिस्टम के अंदर। थैंक यू।